थोड़ी देर बाद सोनम भी मेस के लिए निकल गई। अभी वो मेस के बाहर वाले ग्राउंड तक ही पहुंची थी कि अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जो उसके लिए अब बहुत जाना पहचाना सा हो गया था। जो पहले उसके चेहरे पर घबराहट ले आता था, पर अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी। उस एहसास को जीकर उसका दिल अचानक ही जोरों से धड़कने लगा था और वो समझ गई थी कि उसके साहिब यहीं कहीं आसपास ही हैं। इससे पहले कि सोनम कुछ और भी देख या समझ पाती, किसी ने उसकी मक्खन जैसी मुलायम कलाई को अपने मजबूत हाथों में थामा और मैस के पीछे की तरफ बनी ग्राउंड में ले गया। ये आप क्या कर रहे हैं साहिब? हम यहाँ इस तरह से लेकर क्यों आए आप? सोनम तो पहले ही जान गई थी कि उसकी कलाई को अपने हाथों से थामने वाला कौन है, सो उसे कोई हड़बड़ाहट नहीं हो रही थी। आपको कैसे पता चला कि ये मैं ही हूँ? अमित सोनम के सामने खड़ा थोड़ा हैरानी से पूछ रहा था। हम मानते हैं कि अंधेरा हो गया है और वहाँ जहाँ हम थे लाइट भी नहीं जल रही थी, पर आपके एहसास को पहचानने में हमारे दिल की धड़कनें कभी भी धोखा नहीं करेंगी साहिब, सोनम ने बहुत इत्मीनान से कहा। और ये सुनकर अमित के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, इतनी अच्छी तरह से पहचानती हैं आपकी धड़कनें मेरी आहट को? अमित सोनम को मैस के पीछे की तरफ की दीवार से सटाकर खुद उससे टिककर खड़ा हो गया था। जी बिल्कुल, शायद आप भूल रहे हैं साहिब, हमारी ये धड़कनें हमें तब भी आपका एहसास दिला देती थी जब आप हमें पसंद भी नहीं करते थे, हमसे नफरत करते थे, हमसे खुद को दूर रखने की दुआ मांगा करते थे हमारे कान्हा से। सोनम ये सब कहते हुए थोड़ी सी संजीदा हो गई थी। अमित भी ये सब कुछ सुनकर ब्रेसलेस हो गया था। गलत, एकदम गलत बोल रही हैं आप। अमित सोनम की बात सुनकर जैसे तड़प उठा था। हाँ, ये सच है कि मैं आपको उस समय नहीं जानता था, पर जब आपको जाना तो फिर और भी ज़्यादा जानने की चाह होने लगी। दिल में हमेशा यही ख्याल आता रहा कि ऐसा क्या है आप में जो हर बार मुझे आपकी तरफ और ज़्यादा खींचता हुआ ले जा रहा है। सोनम अमित की बात सुनकर हौले से मुस्कुरा उठी थी। आपसे हुई शुरू की 2-4 मुलाकातें मुझे आपको जानने के लिए उकसा रही थी। मैं जब भी आपकी आंखों में देखता था, मुझे लगता था कि शायद आपकी आंखों में कोई जादू है जो मुझे मेरे अख्तियार से दूर कर रहा है, और इसीलिए मैं आप पर बेवजह गुस्सा करने लगता था, क्योंकि आपकी आंखें मुझे वो बनने पर मजबूर कर देती थी, स्वीट और लविंग, जो कि मैं था नहीं। और जो मैं उस वक्त सच में था, यानी एरोगेंट अखड़ू, वही आपके सामने आ जाता था। पर फिर भी आपसे नफरत नहीं कर पाया मैं। इतना गुस्सा भरा होने के बाद भी आपके लिए दिल में कभी नफरत नहीं पाल पाया मैं। और प्यार तो उस समय मेरे लिए दुनिया की सबसे बकवास और फालतू की चीज़ थी। अमित को अपने पिछले व्यवहार के लिए जैसे अब भी बहुत पछतावा था। वैसे आपने खुद के बारे में एक और बात नहीं बताई है, सोनम को शरारत सूझी थी, जिससे अमित का गिल थोड़ा सा कम हो सके। कौन सी बात? अमित ने अबूझ होकर कहा। सड़ू, सोनम ने धीरे से कहा और चुप हो गई, पर उसके होठों पर शरारती मुस्कान तैर रही थी। और तब अमित अपनी आदत के मुताबिक शुरू हो ही रहा था कि उसे याद आ गया कि वो इस समय कहाँ है, और वो चुप होकर सोनम की तरफ देखने लगा। यही तो है आपकी वो आदत, सोनम ने अमित के चुपचाप होते ही कहा। फिर भी आप इस सड़ू से इतना प्यार करती हैं कि उसकी जरा सी बेरुखी आपको इतना अखर गई कि आपने अपनी खुशी को अपने आप से अलग कर दिया। अमित सोनम की आंखों में देख रहा था और सोनम की आंखों में मोती झिलमिला गए थे। सोच लीजिए साहिब, आपसे इतनी सी दूरी ने हमारा ये हाल कर दिया, तो बिना आपके हमारा क्या हाल होगा? फिर तो शायद हम मर ही जाएंगे। चुप रहिए, अब एक और शब्द नहीं, समझी आप? अमित ने सोनम के नाजुक से गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नरम होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। सोनम अब अलग अमित को ही देख रही थी। अब कुछ भी बोले चली जा रही हैं आप। मैं तो यहाँ आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट कहने आया था, और आप मेरा एग्जाम लेने की कोशिश कर रही हैं। अमित ने इस बार थोड़े से गुस्से से कहा था। पर हमने क्या किया? सोनम ने कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोलने की कोशिश की, और अमित ने अपनी उंगली का दबाव उसके होठों पर बढ़ा दिया। बोला ना, चुप रहिए। ऐसा बोलकर मेरे पेशेंस का, मेरे गुस्से का इम्तहान ले रही हैं आप। आपको लगी जरा सी खरोच मेरा दिमाग खराब कर देती है, और आप यहाँ क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हैं? आपको पता है जान, जब आप साथ होती है ना, तो जिंदगी कितनी भी कठिन हो, उसे जीने का मन करता है मेरा। आपके बिना तो सब कुछ बेकार और बेमतलब लगता है, और मुझे अपनी सारी जिंदगी आपके साथ, आपकी बाहों में खोए हुए, आपकी जुल्फों की खुशबू में खुद को भुलाते हुए, आपकी गोद में सर रखकर सोते हुए बितानी है। आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। खुद से कहीं भी, कभी भी, एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा मैं। आप हैं तो ही मैं हूँ, बिना आपके मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ये डेविल बिना अपने एंजल के कुछ भी नहीं है। ये दिल, सोनम के हाथ को अपने सीने की बाईं तरफ रखते हुए डेविल ने कहा, बिना उसकी धड़कन के अधूरा है। कहाँ से लाते हैं इतना सारा प्यार? वो भी हमारे लिए। हमने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर एक दिन कान्हा ने आपको हमारी सूनी वीरान पड़ी ज़िंदगी में भेज दिया, और हमारी बेरंग सी वीरान सी ज़िंदगी में आपके प्यार के रंगों की ऐसी बरसात हुई कि हम नक से लेकर सिर तक आपके प्यार की बारिश में भीग गए। सिर्फ एक आपके आने से हमारी ज़िंदगी का अधूरापन कुछ इस तरह से भर गया कि अब हमें अपनी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके। सोनम आंसुओं से भरी आंखों से अमित को टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा आपको, और हमेशा करता रहूंगा, इतना कि आप खुद ही कह उठेंगी कि आपको इतना प्यार नहीं चाहिए। अमित ने सोनम के गुलाबी रुखसारों को अपने हाथों में भरते हुए कहा। हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे साहिब। सोनम भी अमित के हाथों को अपने हाथों से पकड़े हुए उसकी आंखों में झांक रही थी। अमित ने हौले से उसके माथे को चूम लिया और बोला, प्रॉमिस मी जान, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई कुछ भी कहे,
आप खुद से खुद को कभी दूर नहीं करेंगी। आप अपने चेहरे की मुस्कुराहट कभी अलग नहीं होने देंगी। आप हमारे साथ होंगे ना साहिब? अमित की बातों का जवाब देने की जगह सोनम ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए सवाल ही कर दिया था। हमेशा जान, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आप मुझे खुद के साथ ही पाएंगी, चाहे कैसे भी हालात हों, चाहे कोई आपका साथ दे या न दे, आपका ये डेविल हमेशा अपने एंजल का साथ देगा। अमित ने सोनम के सर से सर जोड़ते हुए कहा, सदियों से बंजर पड़ी थी दिल की जमीन मेरी, प्यार की फसल लहराने लगी है एक तेरे आने से। वादा करे हमदम न साथ कभी छूटेगा ये, कि दिल टूट कर बिखर जाएगा तेरे रूठ जाने से। सोनम कुछ देर तक अमित को देखती रही, जो बंद आंखों से भी सोनम को ही महसूस कर रहा था अपने अंदर। फिर उसने अपने दोनों पंजों को उठाकर धीरे से अमित की शर्ट को पकड़ा और उसे अपनी तरफ थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाते हुए उसकी बंद पलकों को चूम लिया। ये नजरें इनायत किस लिए धर्मपत्नी जी? अमित सोनम के इस कदम से हैरान रह गया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं साहिब, बस समझ जाइए, हम खुद से बताकर आपके प्यार का मोल कम नहीं कर सकते हैं। सोनम की पलकें हम शर्म से बोझल हो गई और वो नजरें झुकाए हुए ही धीरे से बोली, आपकी झुकी हुई पलकें मुझे सब कुछ बता रही हैं, मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है प्रिंसेस। अमित ने सोनम को अपनी बाहों में भर लिया था। वैसे आज आपको भूख नहीं लगी है क्या? हमने तो सुना था कि किसी को अगर टाइम से खाना ना मिले तो वो तो सामने वाले को ही खा जाता है। सोनम अमित के सीने से सिर टिकाए हुए शरारत से बोली, क्या करूं, आपको देखकर तो मेरी भूख प्यास सब कहीं गायब हो जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना है मेरे बारे में, और इस समय आप ही मेरे सामने हैं, तो फिर बताइए कहाँ से शुरू करूं? अमित ने आंखों में शरारत लिए हुए जैसे ही सोनम की तरफ देखा, सोनम 2 कदम पीछे हट गई घबराहट में और अटकते हुए बोली, आपको लगी हो या ना लगी हो, पर हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, हम चलते हैं, आलू हमारा वेट कर रही होगी। तेरे दीदार से मेरी रूह तक भर जाती है, फकत रोटी के टुकड़ों पर कौन जिंदा है। सोनम एक बार मुस्कुराते हुए मुड़कर अमित की तरफ देखती है। अमित वहीं दीवार के सहारे दोनों पैरों को आपस में उलझाए और हाथों को जोड़े खड़ा सोनम की तरफ आस भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था। सोनम उसे जल्दी से अंदर आने का इशारा करते हुए वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद अमित ने भी अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जाकर। अगला दिन सुबह सभी एएफएमसीएन एक दूसरे को गुड लक बोलते हुए अपने अपने एग्जाम्स के लिए निकलने लगे थे और इसी के साथ ही एक अनकही सी चुप्पी सबके बीच फैल गई थी। हर कोई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में अपना 100% देना चाहता था और एएफएमसी के आकाश में चमकना चाहता था। सब दोस्तों के फील्ड्स अलग थे, सब्जेक्ट्स अलग थे, पर चाहत एक ही थी कि अपने अपने फील्ड में चमक बिखेर कर आने वाले जूनियर स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल कायम की जा सके। आने वाले कुछ दिनों तक अघोषित सा कंपटीशन चल रहा था, कौन कितनी मेहनत करके कितनी जी जान लगाकर पढ़ाई कर सके और अपने फील्ड में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। सोनम और अंजलि, शोभना, केतन, अजय, तुषार, इन सब के लिए अभी 1 साल और था, पर सीनियर्स के लिए ये आखिरी मौका था जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। इसलिए शायद अभी कुछ समय के लिए काव्या और मोनिका का ध्यान भी अपने एग्जाम्स के ऊपर ही फोकस था। आखिर उनके लिए भी ये एक आखिरी मौका था और स्पेशली काव्या के लिए तो खुद को प्रूव करने का इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता था। पर उसके न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उसे कड़ी टक्कर देने के लिए पुलकित के साथ साथ खुद डेविल भी मैदान में था। तो फिलहाल एग्जाम टाइम तक के लिए काव्या ने चुपचाप रहने में ही अपनी भलाई समझी थी। रिटन एग्जाम के कुछ दिनों बाद तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी चलने वाले थे और जैसा कि उम्मीद थी सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अच्छी तरह से हो गए थे। पर इन अच्छे स्टूडेंट्स में से कुछ असल हीरे निकलने को थे जो अपनी चमक से बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने साथियों को भी चकाचौंध से भरने वाले थे। सरप्राइज मीटिंग। एग्जाम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो चुके थे और अब सब लोग उनके रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। वहीं एएफएमसी एडमिनिस्ट्रेशन अपने होनहार मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और खासतौर पर सीनियर्स के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। इसी के लिए आज एक बार फिर से कॉलेज ऑडिटोरियम में सभी सीनियर्स को नाश्ते के बाद बुलाया गया था। यार, अब भी कुछ रह गया है क्या जो आज फिर से पेशी के लिए बुलवाया गया है? हाँ, पुलकित अभी भी बिस्तर पर पड़े हुए करवटें ले रहा था। एग्जाम से पहले न जाने कितनी रातें किताबों में डूबकर बिताई थी, तो आज इतनी देर तक सोना या फिर आराम से उठना तो बनता है। अबे वो तो ठीक है, पर सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि उन लोगों ने नाश्ते के बाद बुलाया। अरे कहीं सुबह सुबह ही बुला लेते तो पेट के चूहे बाहर निकलकर आतंक फैला देते पूरे ऑडिटोरियम में। सौरभ ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे यार, तुझे खाने के अलावा कुछ और सोचता नहीं है क्या? रवि ने सौरभ की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, पता नहीं बेचारी अंजलि का क्या हाल होगा, ये गधा तो हर समय बस खाना ही खाता रहता है। बेचारी अंजलि पहले हॉस्पिटल में और फिर बाद में घर में किचन में आकर पकेगी। पुलकित बाबा भी बिस्तर पर लेटे लेटे अंजलि की आने वाली जिंदगी के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे थे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। कमरे के दरवाजे पर टिक कर खड़ा हुआ अमित कुछ इस तरह से बोला कि सौरभ समेत सबकी नजरें उस तरफ घूम गई। अरे यार, तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है ये डुग्गू? अरे इस खबोड़ को खाने के अलावा कुछ और दिखता कहाँ है? रवि ने सौरभ को चढ़ाते हुए कहा। हाँ, कुछ भी। हाँ, सौरभ रवि को मुंह चढ़ाकर बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये साला बोंगड़ भूखे पेट रोमांस करने से भी मना कर देगा। एक बार फिर से बाबा पुलकित देव ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, साले बाबा, तुझे बड़ा पता है कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा। सौरभ ने पुलकित के ऊपर एक किताब फेंकते हुए कहा, ओए बोंगड़। हेलो फ्रेंड्स, मुझे आप सबको एक सूचना देनी थी
कि मेरे इस चैनल पर ना कॉपीराइट आ रहा है और कभी भी स्ट्राइक आ सकता है और मेरा चैनल डिलीट हो सकता है। तो इसलिए आप मेरे सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है आप सब मेरे लिए कि बहुत ही चाहते हैं, तो मैं उस कहानी को पूरा डालना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई क्यूरियोसिटी ना रह जाए। तो 400 के बाद मैं सारे एपिसोड अपने सेकंड वाले चैनल पर डालूँगी, तो आप लोग लिंक को टच करके और सेकंड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सिर्फ अगर बात 400 हुए तक ही ये एपिसोड बुक मुझे अभी आएंगे। इंटर्नशिप में काम आएगी। धन्यवाद। पुलकित ने उस किताब को कैच करते हुए कहा, ओह कम ऑन जस्ट शट अप गाइस। रवि ने सौरभ और पुलकित को चुप रहने के लिए कहा और अमित की तरफ देखकर बोला कि डुगू यू कैरी ऑन, तू बता ना तू क्या कह रहा था। तो ये बड़ा मजा आ रहा है हाइब्रिड खोतिया। सौरभ ने रवि की तरफ मजे लेकर देखते हुए कहा, ये तूने क्या बोला अभी अभी मुझे है। रवि ने सौरभ की तरफ एक भौं ऊपर चढ़ाते हुए कहा, बेटा ये ना तेरा नया नया नामकरण हुआ है, इसके बारे में फुर्सत में प्रकाश डालेंगे, फिलहाल डेविल पर ध्यान दो, वो बॉन्गर के बारे में कुछ बताने वाला। पुलकित ने रवि की खिंचाई करते हुए कहा। इस बार सौरभ के साथ रवि भी मुंह बनाते हुए चुप हो गया था। बाकी उसका मन अभी भी अपने नए नए रखे गए नाम के बारे में ही जानने का कर रहा था। डेविल बड़े आराम से पास में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया और सौरभ की तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए देखकर बोला कि तुम लोगों को उस दिन के इंसिडेंट के बारे में अभी भी यही लगता है कि अंजलि इसके लिए खाना बनाएगी और वो भी इतने टफ शेड्यूल के बाद। मुझे तो कुछ और ही सीन इमेजिन हो रहा है बाबा जीजा। अमित ने जैसे ही कहा सौरभ का मुंह बन गया और बाकी सब अपने अपने पेट पकड़कर हंसने लगे। सालों तुम सबके सब मेरे दोस्त नहीं, पनौती हो पनौती। अंजलि को ऐसे फालतू के आइडियाज देकर मेरी शादीशुदा जिंदगी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो तुम सबके सब। वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है बॉन्गड़। शाम को ही अंजलि को ये आइडिया पास कर देते हैं, फिर तू जाने और तेरी फूलन देवी। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो रुक जा हाइब्रिड खोतिया। सौरभ उसकी तरफ गुस्से से लपका और सब दोस्तों ने मिलकर उसे दबोच लिया। कुछ देर बाद फाइनल सेमेस्टर के सभी सीनियर्स एक बार फिर से ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए अपने सीनियर्स के सरप्राइज अनाउंसमेंट को सुनने के लिए। बॉन्गड़, खोतिया, बाबा और डेविल उस स्पेशल मीटिंग के लिए ऑडिटोरियम में पहुंच गए थे। बाकी के सीनियर्स भी अपनी अपनी जगह ले चुके थे। सभी मौजूद लोगों को बस इंतजार था अपने सीनियर्स के आने का और उस सरप्राइज प्लान का। वो सब अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी ऑडिटोरियम का बैकडोर खुला और AFMC एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स के साथ कुछ जानी पहचानी से और चेहरे दिखाई दे रहे थे। पर उन चेहरों को देखकर बाकियों के साथ डेविल गैंग के चेहरे पर भी एक सरप्राइज वाली हैरानी आ गई थी। अबे ये लोग। बॉन्गड़ की नजरें ऑडिटोरियम के बैकडोर से स्टेज पर आते हुए उन चेहरों से हट ही नहीं रही थी। हाँ बे, इन लोगों को तो यहाँ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पुलकित और रवि भी आंखें फाड़े सामने स्टेज की तरफ देख रहे थे। अगर ये आए तो आई एम डैम श्योर ये सरप्राइज अनाउंसमेंट का सारा प्लान भी इन्हीं के कहने पर किया होगा AFMC एडमिनिस्ट्रेशन ने। अमित की नजरें सामने स्टेज पर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स के साथ खड़े हुए उन दोनों पर जमी हुई थी। उनकी इन बातों से अनजान ऑडिटोरियम में मौजूद दूसरे सीनियर डॉक्टर स्टेज पर मौजूद ऑफिसर्स के लिए तालियां बजा रहे थे। डेविल गैंग का थोड़ा सा परेशान होना लाजमी था क्योंकि सामने स्टेज पर बाकी ऑफिसर्स के साथ साथ अधिराज चौधरी और उनकी लाडली काव्या चौधरी भी खड़े थे। काव्या के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और ये कहना मुश्किल हो रहा था कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट सच्ची थी या फिर इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। ज़रूर तुम्हारी इस भोली सी सूरत और स्माइल के पीछे कुछ चल रहा है जो तुम यहाँ स्टेज पर सब सीनियर्स के साथ खड़ी हो और इस बात की किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। हो ना हो ज़रूर तुम्हारी इस गेम में अधिराज चौधरी भी शामिल हैं और अगर ऐसा है तो फिर मुझे पहले अधिराज चौधरी से ही बात करनी होगी। काव्या का प्लान। अमित का कुछ दिनों से शांत चल रहा दिमाग अब फिर से चलने लगा था। रुको, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेशल सरप्राइज पैकेज इस चिपकू चुड़ैल की खुराफात है। पुलकित ने धीरे से अमित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ सेम फीलिंग किया बाबा। डुग्गू ने बिना पुलकित की तरफ देखते हुए कहा, वेल माय डेडिकेटेड, लेबोरियस एंड वेरी टैलेंटेड डॉक्टर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सीनियर डॉक्टर अनिल मकवाना हमेशा की तरह एक बार फिर से स्टेज पर माइक थामे वहाँ मौजूद सभी सीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के इस साल के फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं और अब आप सब अपने रिजल्ट्स के लिए बेचैन हैं। पर रिजल्ट्स आने में अभी कुछ समय है और उस समय का सदुपयोग करते हुए और AFMC की परंपरा को कंटिन्यू करते हुए AFC एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे सभी स्वीट एंड लेबोरियस फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एक सरप्राइज प्लान तैयार किया है। ये सरप्राइज आपके पिछले टेंशन भरे दिनों को और आने वाले टेंशन भरे दिनों को, यानी रिजल्ट का इंतजार करने की वजह से जो टेंशन होगा, उसे हील करने का काम करेगा। डॉक्टर अनिल मकवाना की ये स्पीच वहाँ मौजूद सभी सीनियर स्टूडेंट्स के चेहरों पर मुस्कुराहट बढ़ा रही थी। लेकिन डेविल गैंग इस स्पीच के एक एक शब्द को चबा चबा कर सुन रहा था और डॉक्टर मकवाना के कहे हुए शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। जाहिर सी बात थी कि डॉक्टर मकवाना को ये सपने में भी पता नहीं चलने वाला था कि जिस सरप्राइज प्लान को इतनी खुशी खुशी सीनियर स्टूडेंट्स के बीच साझा कर रहे थे, दरअसल वो काव्या चौधरी के दिमाग की उपज थी, जिसमें उसने अपने साथ एक बार फिर से अपने डैड अधिराज चौधरी को शामिल किया था और उनके रुतबे का गलत इस्तेमाल किया था। आप सबके लिए 2 दिन का टूर ऑर्गेनाइज किया गया है जहाँ आप सबको जाना है। फिर माइक को ऑडिटोरियम में बैठे हुए स्टूडेंट्स की ओर करते हुए वो बोले, एनी गेसेस माय बॉयज एंड गर्ल्स? गोवा, पंचकनी, लोनावला। स्टूडेंट्स के बीच इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी और अमित उन आवाज़ों के शोर के बीच में काव्या के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप सही समझे, आप सब 2 दिनों के रिफ्रेशिंग टूर के लिए लोनावला जा रहे हैं। यिप्पी, वूहू।
सीनियर स्टूडेंट्स पागल हो उठे थे डॉक्टर मकवाना की अनाउंसमेंट सुनकर। वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, अधिराज चौधरी आगे बढ़कर आए। इस जायकेदार खबर में डॉक्टर मकवाना एक जरूरी इंग्रेडिएंट का तड़का लगाना तो भूल ही गए। अपने डैड की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट आ गई थी। सभी सीनियर सांस रोके उस जरूरी इंग्रेडिएंट के बारे में जानना चाह रहे थे। बच्चों, ये आपका यहाँ फाइनल ईयर है। इसके बाद आप सभी यहाँ से अपने अपने फील्ड में और ज़्यादा चमकने के लिए अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाएंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा दुख ज़रूर है कि आप लोग इस कैंपस को छोड़कर चले जाएंगे, पर खुशी भी है कि अब आप सब स्टूडेंट्स नहीं बल्कि आर्म्ड फोर्स डॉक्टर्स कहलाएंगे। तो एफएमसी की इस आखिरी मस्ती में एफएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सबके लिए एक बोनस पॉइंट है, एक छूट है। वैसे तो ये ट्रिप सिर्फ सीनियर्स के लिए है और आप ही लोगों के लिए है, पर अगर आप लोग चाहें तो अपने साथ साथ अपने करीबी खास दोस्तों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए ये ट्रिप सच में हर मायने में एक यादगार ट्रिप बन जाए। अधिराज चौधरी के इतना कहते पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनमें डेविल भी शामिल था और अब तक वो भी अपने दिमाग में एक प्लान सेट कर चुका था। ओके, एंजॉय योर ट्रिप। आप सबसे अब आपके इंटर्नशिप फाइनलाइजेशन वाले दिन मिलते हैं, आप सबके इंटर्नशिप लेटर्स के साथ। अधिराज चौधरी मुस्कुराते हुए बोले और माइक को डॉक्टर मकवाना के हाथों में थमाकर वहाँ से चले गए। ओके गाइस, मीटिंग इज ओवर नाउ। गो एवरीबॉडी एंड गेट रेडी फॉर योर ट्रिप। और हाँ, अगर आप सब अपने साथ अपने किसी साथी को लेकर जाना चाहते हैं, सो प्लीज़ ट्रिप पर जाने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट के साथ उन दूसरे स्टूडेंट्स की लिस्ट भी मेरे कैबिन में हैंड ओवर कर दीजिए। ओके सर। सभी सीनियर्स ने खुशी खुशी कहा और एक एक करके वहाँ से जाने लगे। बोंगड़, तुम सब लोग यहाँ से निकलो, मैं ज़रा अभी आता हूँ। अमित ने उस भीड़ से बाहर निकलते हुए कहा और उन लोगों का जवाब सुने बिना ही वहाँ से चला गया। अरे यार, अब ये कहाँ चला गया और वो भी इतनी हड़बड़ी में। सौरभ भीड़ को चीरते हुए तेजी से बाहर जाते हुए अमित को देख रहा था। मैं देखता हूँ, तुम दोनों मुझे रूम पर मिलना। पुलकित ने सौरभ और रवि को बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा। बाबा, हम भी चलें? रवि ने पुलकित से इजाज़त लेनी चाहिए साथ में चलने की। नहीं रवि, अमित तो मुझे भी मना करके गया, मैं ही जाकर देखता हूँ। पुलकित ने रवि को समझाया और फिर वो भी अमित के पीछे पीछे ऑडिटोरियम के बैक डोर की तरफ चला गया। अधिराज चौधरी, डॉक्टर मकवाना और बाकी 2-4 दूसरे सीनियर डॉक्टर्स के साथ ऑडिटोरियम कॉरिडोर में खड़ी बातें कर रहे थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौधरी, मे आई हैव 2 मिनट्स प्लीज। अमित अधिराज चौधरी के सामने फुल एटीट्यूड में खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। डॉक्टर रघुवंशी, आप चौधरी सर से थोड़ी देर में बात कर लीजिएगा, अभी मिस्टर चौधरी थोड़े से बिजी हैं, इन्हें अभी कुछ पेपर वर्क करना है। अधिराज चौधरी के कुछ भी बोलने से पहले ही डॉक्टर अनिल मकवाना ने अधिराज चौधरी की तरफ से सफाई देते हुए कहा, आई एम सॉरी टू से दिस सर, बट दिस इज अर्जेंट। अमित के रुख से लग नहीं रहा था कि उस पर डॉक्टर मकवाना की बातों का कोई भी असर हुआ था। डॉक्टर रघुवंशी, आप? डॉक्टर मकवाना ने अमित को समझाने की कोशिश की। इट्स ओके मकवाना। अधिराज चौधरी ने बहुत आराम से अनिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी डॉक्टर रघुवंशी को देखकर लग रहा है कि इन्हें सच में मुझसे कोई ज़रूरी काम है। अधिराज चौधरी भी एक तिरछी नज़र अमित के ऊपर डालते हुए बोले, अधिराज चौधरी, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। अमित ने बेरुखी से कहा और फिर अधिराज चौधरी को अपने साथ कॉरिडोर के दूसरे छोर पर साथ चलने का इशारा करते हुए खुद आगे चला गया। या तो बताइए मिस्टर रघुवंशी, आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो आपको मुझे उसे बताने के लिए अपने सीनियर से भी बहस करनी पड़ गई? अधिराज चौधरी का शांत सौम्य व्यवहार अमित को हैरानी में डाले हुए था। रियली मिस्टर चौधरी, यू डोंट नो व्हाट आई वांट टू डिस्कस विथ यू। अमित अपनी जीन्स की पॉकेट में दोनों हाथों को डाले हुए खड़ा था। छोरे में एटीट्यूड तो कूट कूट के भरा सा है। एक्चुअली नो, अधिराज चौधरी मुस्कुराते हुए बोले, आखिर एफएमसी के सीनियर के मन में कब किस पल क्या चल रहा होता है, ये भला एक रिटायर्ड फौजी यानी कि मुझे कैसे पता चलेगा? अधिराज चौधरी ने अपनी सिगार को सुलगाया और उसका एक कश लगाते हुए कहा। अमित टेढ़ा मुस्कुराया और बड़ी स्टाइल से अधिराज चौधरी के मुंह से वो सुलगता हुआ सिगार निकाला और उसे अपने पैरों से कुचलते हुए बोला कि सॉरी मिस्टर चौधरी, पर आप तो जानते ही हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और मैं एक फ्यूचर डॉक्टर होने के नाते आपको अपने सामने स्मोकिंग करने की इजाज़त नहीं दे सकता। स्मार्ट बॉय। अधिराज चौधरी एक भाव ऊपर चढ़ाते हुए अमित को देख कम घूर ज्यादा रहे थे। लगता है एफएमसी के मोस्ट डिमांडिंग मेडिकल स्टूडेंट को इस रिटायर्ड फौजी से कुछ ज्यादा ही शिकायतें हैं। अधिराज चौधरी तिरछा मुस्कुराते हुए बोले। अब तक तो वो समझ गए थे कि इस वक्त जरूर अमित के दिमाग में कुछ चल रहा है, जो वो इस समय यहाँ खड़ा होकर उसे एटीट्यूड दिखा रहा है। ओह कम ऑन डॉक्टर रघुवंशी, नाउ स्पीक आउट। अधिराज चौधरी अमित को चुपचाप खड़ा देखकर खुद से ही बोल पड़े थे। रियली मिस्टर चौधरी, आपको अब भी मेरे ही बोलने का इंतजार है? क्या आपको नहीं पता कि मैं यहाँ आपसे किस बारे में बात करने आया हूँ? अमित की आवाज में स्पष्ट रूप से तलखी दिखाई दे रही थी अधिराज चौधरी को। क्या तुम्हें काव्या के मेरे साथ स्टेज शेयर करने से प्रॉब्लम है, या फिर उसे मेरे साथ ही ग्रैंड वेलकम मिलने से कोई एतराज़ है? अधिराज चौधरी ने अपने माथे पर सर डालते हुए अमित की तरफ देखा। ऑफ कोर्स नॉट मिस्टर चौधरी, अमित रघुवंशी की सोच इतनी चीप नहीं है, और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अमित? अधिराज चौधरी अपने हिसाब से सोच कर देख चुके थे, पर उन्हें कोई खास वजह नजर नहीं आ रही थी अमित के इस तरह के रवैये की, या फिर वो इससे ज़्यादा और कुछ सोच नहीं पाए थे कि अमित किसी और वजह से भी उनसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। ये रिफ्रेशिंग टूर का क्या सीन है मिस्टर चौधरी? अमित एक भाव ऊपर चढ़ाते हुए बोला। हो वो सब तो इसमें इतना ऑब्जेक्शन करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। आई डोंट थिंक सो इट्स सच अ बिग मैटर। अधिराज चौधरी को थोड़ी सी हैरानी हो रही थी। पर ये तो एएफएमसी की परंपरा है ना, सीनियर्स को उनके एएफएमसी छोड़ने से पहले एक फेयरवेल के तौर पर रिफ्रेशिंग टूर दिया जाता है। हाँ सही कहा आपने।
पर इस बार के टूर की प्लानिंग में काव्या भी शामिल है और यही मेरी प्रॉब्लम है मिस्टर चौधरी। अमित ने बिना लाग लपेट के अपनी बात रख दी थी। हाँ, काव्या इसमें शामिल है, पर इससे तुम्हें या किसी और स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसी के सजेशन पर तो इसमें तुम सीनियर्स को अपने साथ अपने स्पेशल फ्रेंड्स को भी ले जाने की परमिशन ग्रांट की गई है। अधिराज चौधरी काव्या के सजेशन का सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही देख पाए थे। ओह कम ऑन मिस्टर चौधरी, आप सच में इतने इनोसेंट हैं या फिर काव्या बिल्कुल आप पर ही गई है? दूसरों के सामने इनोसेंट बनना और पीठ पीछे जहर घोलना। अमित की आवाज़ में काव्या के लिए नाराजगी किस कदर घुली हुई थी अधिराज चौधरी बखूबी समझ रहे थे। डॉक्टर रघुवंशी, डोंट फॉरगेट दैट आई एम अधिराज चौधरी। AFMC एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा ही सिक्का चलता है। तुम्हें अपनी नाराजगी को एक लिमिट में रखना चाहिए, कहीं ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। अधिराज चौधरी ने थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहा। देखिए, अपनी पोजीशन का डर उसे दिखाइएगा जिसे आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत हो। अमित रघुवंशी जंगल में भी मंगल रखने की कुव्वत रखता मिस्टर चौधरी, और आपकी ही पोजीशन का फायदा उठाकर काव्या ने ये लोनावला टूर का प्लान बनाया है।